जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण और बहुत ही निर्णायक टॉपिक की, जो उपनिवेशवाद और विउपनिवेशवाद के साथ द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर आज हम पूरी चर्चा करेंगे कि इस द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को कहां तक प्रभावित किया है। आज के अगर हम घटनाक्रम को देखें, आज के अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को देखें, आज के अगर हम अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूएनओ को देखें, तो हमें वो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम स्पष्ट दिखाई देता है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, प्रथम विश्व युद्ध, तो अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, उसकी पृष्ठभूमि की बात करें, तो जहां से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाता है। कहा भी जाता है विद्वानों के द्वारा कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाला पेरिस शांति सम्मेलन, और पेरिस शांति सम्मेलन के तहत हुई वर्साय की संधि। ये वर्साय की संधि जो पराजित राष्ट्र जर्मनी के साथ की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन विजेता राष्ट्रों के प्रमुखों के द्वारा किया गया था। फ्रांस इसका अगुवा बना था और फ्रांस के पेरिस में ये शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें बिग फोर की भूमिका को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जिस बिग फोर में सबसे बड़े थे वुडरो विल्सन, जो अमेरिका के थे, क्लेमेंसको, जो कि फ्रांस के थे, और प्रमुख पेरिस सम्मेलन में उनकी भूमिका थी। और आपके कहते हैं लॉयड जॉर्ज, जो ब्रिटेन के थे, ऑरलैंडो जो इटली के थे। हालांकि ध्यान रखना, ऑरलैंडो जो कि इटली के थे, इन चारों की भूमिका बिग फोर के रूप में बताई जाती है। पेरिस शांति सम्मेलन, जिसमें अलग अलग पराजित राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधि हुई थी, उनमें से युद्ध का प्रमुख आरोपी जर्मनी को माना गया था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संधि जर्मनी के साथ हुई थी, और वो वर्साय के पैलेस में हुई थी, इसलिए उसे वर्साय की संधि कहा जाता है। जहां से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण होता है, और कहा जाता है कि वर्साय की संधि ने ही प्रथम विश्व युद्ध के बीज द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए थे। वैसे तो हमने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध 1939 तक विश्व युद्ध नहीं कहलाया था, लेकिन जब 45 में ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो उसका नामकरण किया गया प्रथम विश्व युद्ध, और उसके बाद 1939 से 45 तक जो लड़ा गया, उसे नाम दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, बार बार नाम आ रहा है उस वर्साय की संधि का। ध्यान रखना, पेरिस शांति सम्मेलन में विजेता राष्ट्र के प्रमुखों ने पराजित राष्ट्र जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया के भाग्य का निर्धारण विभिन्न संधियों के माध्यम से किया था, और जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी वर्साय की संधि, जो कि पराजित जर्मनी के साथ की गई थी। और पराजित जर्मनी के वाइमर गणतंत्र के प्रमुख के द्वारा इस वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि कहते हैं कि पराजित जर्मनी की स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी कि वो वर्साय की संधि को स्वीकार करने से मना कर सके, क्योंकि जर्मनी का बड़ा मानमर्दन हो चुका था, जर्मनी बुरी तरह पराजित हो चुका था, और जर्मनी को ये अपमान का घूंट पीना पड़ा। हमने पहले भी कहा था, अपमान बोध इतिहास का निर्माण कराता है, और ये अपमान बोध ही है जो वर्साय की संधि का अपमान बोध 20 साल के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देगा, 1919 से लेके 1939 के बीच में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट होगा। और यह द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयावह, निर्णायक और रौद्र रूप लिए रहेगा। ये विस्तार में, परिणाम में, रौद्र रूप में ये प्रथम विश्व युद्ध से बहुत आगे का था। ध्यान रखना, इस विश्व युद्ध के परिणाम प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में काफी बड़े और भयानक और प्रभावी थे। ध्यान रखना, अगर हम उसके कारणों की बात करें,
विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की बात करें तो सबसे पहले आती है वर्साय की संधि। उन कारणों पर जाने के पहले हम आपको बताएंगे कि हमने विश्व का मानचित्र बना रखा है क्योंकि ये विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में वैश्विक रूप से ज्यादा अपना प्रभाव रखेगा, क्योंकि ये युद्ध दो पक्षों के बीच में लड़ा गया था और उन दो पक्षों में मित्र राष्ट्र जो थे वो ब्रिटेन था मित्र राष्ट्र, और एक रूस था मित्र राष्ट्र, और दूसरा मित्र राष्ट्र था फ्रांस, और आखिरी में शामिल होने वाला मित्र राष्ट्र था अमेरिका। ये चार मित्र राष्ट्र प्रमुख रूप से धुरी राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, जिन धुरी राष्ट्रों को एक्सिस स्टेट भी कहा जाता है। और इन एक्सिस स्टेट की धुरी में कहते हैं वही खलनायक जर्मनी था, और उस जर्मनी के साथ इटली भी था। जर्मनी के नाजीवादी हिटलर जर्मनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इटली के फांसीवादी मुसोलिनी, ध्यान रखना, फांसीवादी मुसोलिनी इटली का नेतृत्व कर रहे थे। हमने बताया था कि यूरोप में इन दो देशों का एकीकरण बहुत बाद में हुआ था और ये दोनों देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की होड़ में बहुत बाद में शामिल हुए थे, और इनमें से जर्मनी की जिद प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन दोनों देशों की बहुत बड़ी और निर्णायक भूमिका रहेगी, जिनमें से आप जर्मनी के पर्याय के रूप में नाजीवादी हिटलर का नाम सुनते हैं, और ये कहते हैं इटली के पर्याय के रूप में फांसीवादी मुसोलिनी का नाम आप सुनते हैं। मुसोलिनी का तो इतिहास पर वो प्रभाव है कि आज भी जहां लोकतांत्रिक सरकारों की हत्या होती है, उनका दमन होता है, और तानाशाही शासन की, अधिनायकवाद की, एकल व्यक्ति प्रशासन की, एकल व्यक्ति के शासन की, तानाशाही की शासन होता है, उनकी शुरुआत होती है, तो उनका नामकरण फांसीवाद ही कहा जाता है। भले हिटलर दुनिया में बहुत कुख्यात हुए हों, यहाँ हम विख्यात शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कुख्यात शब्द का सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बुराई के रूप में हिटलर आज भी जिंदा है। ध्यान रखना, हिटलर तो इतने जिंदा है कि अगर कोई घर में व्यक्ति हिटलर है, परिवार में हिटलर है, स्कूल में हिटलर है, तो पुरुष व्यक्ति को तो हिटलर बोल ही दिया जाता है। इतना प्रभाव है नकारात्मक रूप से हिटलर का कि महिलाओं को भी हिटलर संबोधन दिया जाता है। वैसे आपकी क्लास में आपके आसपास कोई ना कोई आपके द्वारा दिया गया नामकरण हिटलर नाम का व्यक्ति कोई होगा। खैर, हम हिटलर के व्यक्तित्व पर उतना नहीं जाएंगे, लेकिन सामान्य सी चर्चा प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं पक्षों की बात कि किन दो पक्षों के बीच में हुआ था ये विश्व युद्ध। तो पिछले विश्व युद्ध के पक्ष के जो थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, वो भी इस बार साथ में रहेंगे, लेकिन यहाँ जर्मनी के साथ इटली का एकीकरण हो जाएगा या इटली साथ में आ जाएगा धुरी राष्ट्रों में। और एक बड़ी चीज रहेगी कि एशिया का एक राष्ट्र, एशिया की एक उभरती हुई शक्ति, एशिया का एक राष्ट्र, एशिया की एक उभरती हुई शक्ति, ध्यान रखना, एशिया की एक उभरती हुई शक्ति जापान, जिसको हमने यहाँ 4 द्वीपों के रूप में बताया है, होकुडो, होन्शु, शिक्यू, कोन्सु, जिसको मजाक मजाक में भी कहते हैं होकुडो, होन्शु, शिक्यू, कोन्सु, इसकी राजधानी टोक्यो है। जो जापान कहता है कि हमें नहीं टोक्यो, अगर आपने हमें टोक्यो तो हमने आपको, ध्यान रखना, टोक्यो। तो ध्यान रखें, जापान की राजधानी टोक्यो, मजाक में हमने बताया कि ये हमें नहीं टोक्यो। ये जापान जो 4 द्वीपों में है, होकुडो, होन्शु और शिक्यू, ध्यान रखना, इसकी राजधानी टोक्यो है, जो दुनिया का आज का सबसे बड़ा शहर है। जापान जो देश जिंजीविशा के लिए जाना जाता है, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए, जिस जापान ने 1904 और 5 में
साम्राज्यवादी रूस को पटकनी मारी थी। रूस जो जारशाही के अंतर्गत था और बहुत विशाल था, उससे आकार में बहुत छोटे जापान ने 1904 और 5 के एक युद्ध में रूस को चित कर दिया था, रूस को साइलेंट कर दिया था। वो जापान दुनिया में उभरती हुई सैन्य और आर्थिक शक्ति थी और वहाँ भी तानाशाही शासन था। और 1941 में जैसे मित्र राष्ट्रों में अमेरिका और कहते हैं रूस बाद में शामिल हुए थे, ऐसे ही उस द्वितीय विश्व युद्ध की पिक्चर में बाद में शामिल होगा कौन? जापान। और सबसे आखिरी में सरेंडर करने वाला अगर कोई होगा, मुसोलिनी पहले समाप्त हो जाते हैं, हिटलर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। वो जापान जो सबसे बाद में शामिल हुआ, वो सबसे आखिरी में सरेंडर करेगा और उसके सरेंडर के साथ दुनिया में आएगा परमाणु विस्फोट, न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे और अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में अपनी घोषणा करेगा। तो वो हम आखिर में उसके परिणामों में पढ़ेंगे। अभी जो हम पृष्ठभूमि बना रहे थे कि किन देशों के बीच हो रहा था, किन पक्षों के बीच में हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, तो एक पक्ष मित्र राष्ट्रों का है और एक पक्ष धुरी राष्ट्रों का है। धुरी राष्ट्र, एक्सिस राष्ट्र, ये स्वरूप में तानाशाह हैं। ये जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र से इनका कोई लेना देना नहीं है और कहते हैं इनका प्रभाव 41 तक जबरदस्त था। ध्यान रखना, इस द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव हम भारत पर भी बताएंगे। जब हम परिणामों की चर्चा करेंगे तो भारत में कहते हैं सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आएगा, उनकी आजाद हिंद फौज का नाम भी आएगा। खैर, चर्चा हम उनकी बाद में करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की। संक्षिप्त में सारी चीजों को लेके चलेंगे। एक पार्ट कारणों का रहेगा, एक बड़ा पार्ट परिणामों का रहेगा और उस तरह हम अपने निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध, ध्यान रखना, हमने कहा था प्रथम विश्व युद्ध जहां से खत्म हुआ था, वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध के बीज, वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध के बीज पड़ गए थे। इतिहास के विद्वान कहते भी हैं कि वर्साय की संधि मात्र एक युद्ध विराम थी। ये हमेशा के लिए किया गया शांति समझौता नहीं था, ये मात्र और मात्र 20 वर्ष के लिए किया गया एक युद्ध विराम था। हालांकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ तब तक कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। हालांकि ये बात है कि विश्व की बड़ी शक्तियां कभी नहीं आमने सामने आई या नहीं उलझी और उनमें कोई संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे घटनाक्रम लगातार होते रहे, छोटे मोटे घटनाक्रम लगातार होते रहे और वही वर्साय की संधि की असफलता आगे चल के, वर्साय की संधि की असफलता आगे चल के मात्र 20 वर्ष के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट सामने लेकर आएगी। तो सबसे पहले कारणों में हम बात करें वर्साय की संधि की असफलता। ध्यान रखना, वर्साय की संधि की असफलता जो मुख्य पराजित राष्ट्र जर्मनी के साथ की गई थी। सारे युद्ध का आरोप, प्रथम विश्व युद्ध का आरोप जर्मनी पर थोप दिया गया था और जर्मनी पर थोप दिया गया था तो उस पर आर्थिक अपात्रताएं लाद दी गई थी, उस पर निशस्त्रीकरण की, डिसआर्मामेंट की शर्तें लाद दी गई थी। उसके बहुत बड़े भूभाग को जो खनिज संसाधनों से भरा हुआ था, अटा पड़ा था, उस क्षेत्र को फ्रांस ने हस्तांतरित कर लिया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस इस कारण लड़ा था कि फ्रांस के एक बहुत बड़े खनिज संसाधन वाले क्षेत्र को, अल्लास लॉरेन को, जर्मनी ने एकीकरण के दौरान छीन लिया था। उस अपमान बोध ने फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल कराया था। इसलिए जब वर्साय की संधि हुई, वर्साय की संधि की शर्तें उस पराजित जर्मनी पर थोपी गई, जिसको कहते हैं कड़वे घूंट। जैसे हम दवाई को, आयुर्वेदिक दवाई को, हम कोरोना के समय के काढ़े को
नाक बंद करके पी जाते थे उस कड़वी दवाई को, क्योंकि वो रोग को मार रही थी। ऐसे ही उस जर्मनी ने वो अपमान का घूंट उस समय पी लिया, जिसमें उसके साथ बहुत सी अमानवीय चीजें जोड़ी गई थी। उसका बहुत बड़ा क्षेत्र अल्लास लॉरेन के अलावा रुर और कोयले का बहुत बड़ा क्षेत्र, रुर क्षेत्र, सार क्षेत्र, जो कि इस वाले भाग में आता है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा जो लगती है, मेजीनॉट जिसे बोला जाता है, इस वाले क्षेत्र में आता है। तो फ्रांस ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र जर्मनी का हस्तांतरित कर लिया था, और जर्मनी का ये अपमान बोध आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कराने वाला होगा। ध्यान रखना, वर्साय की संधि के तहत जर्मनी की सेना को खत्म कर दिया गया। बहुत सी आर्थिक अपात्रताएं लाद दी गई, बहुत सी आर्थिक अपात्रताएं, इतना ऋण लाद दिया गया जर्मनी पे कि कई वर्षों के बाद भी वो उस ऋण को देने में सक्षम नहीं हो सकता था। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का भी बहुत ज्यादा विनाश हुआ था, बहुत ज्यादा उद्योग धंधों का, उनकी कृषि का और भी चीजों का नाश हुआ था। लेकिन किसी ने भी जर्मनी के पुनर्निर्माण के बारे में चर्चा नहीं की, जर्मनी के पुनर्निर्माण के बारे में चर्चा नहीं की। हालांकि कुछ प्रयास सॉफ्ट हार्टेड अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा थोड़े बहुत प्रयास जरूर किए गए थे उनके क्षेत्रों को, उनके औद्योगिक क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए। लेकिन जब अमेरिका ही उस राष्ट्र संघ में, लीग ऑफ नेशंस में शामिल नहीं हुआ, तो वो सारी बातें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और वहां लीग ऑफ नेशंस में मुख्य भूमिका में आ जाते हैं ब्रिटेन और फ्रांस। यहां दूसरा पॉइंट आ जाता है। प्रथम पॉइंट है, पहला पॉइंट है मुख्य पॉइंट द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में वर्साय की कठोर और जटिलतम अपमानजनक संधि, जिसने जर्मनी को कहते हैं घुटनों पर ला दिया। जर्मनी में राजनीतिक आर्थिक विद्रोह की स्थिति पैदा करने वाली थी वर्साय की संधि। लेकिन अगर कभी यूपीएससी ने आपसे वर्साय की संधि की समीक्षा करने के लिए बोल दिया, जैसे कई विद्वान कहते हैं कि वर्साय की संधि कठोर थी, जबरदस्त थी अपने स्वरूप में, लेकिन अगर उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाता, अगर उसके नियमों का, संधि शर्तों का पालन ईमानदारी पूर्वक विश्व की शक्तियों के द्वारा किया गया होता, तो शायद हिटलर की इतनी हिम्मत नहीं होती, मुसोलिनी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि द्वितीय विश्व युद्ध की नौबत आ पाती। ये बात कहीं ना कहीं सही है। जब आप विश्व इतिहास का गहरा अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही उस वर्साय की संधि से, उस कहते हैं लीग ऑफ नेशंस से, जिस लीग ऑफ नेशंस को शांति स्थापना का कार्य सौंपा गया था, सारी संधि शर्तों को लागू कराने का कार्य सौंपा गया था, वो लीग ऑफ नेशंस, वो राष्ट्र संघ केवल ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। और उन्होंने उस लीग ऑफ नेशंस का अपने स्वार्थों के लिए सदुपयोग किया। तो ध्यान रखना, वर्साय की संधि के साथ कहा जाता है, और समीक्षा में अगर आप लिखें मेंस में, यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में, तो वर्साय की संधि तो जटिल थी, जबरदस्त उसकी संधि शर्तें भी थीं, लेकिन जर्मनी के प्रति थी। लेकिन अगर उसकी संधि शर्तों का एज इट इज पालन किया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन विश्व शक्तियों ने, खासतौर पर ब्रिटेन और फ्रांस ने, उसकी संधि शर्तों को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए उसका सदुपयोग किया। यहाँ फिर हमने दूसरी बात वर्साय की संधि के तहत ही गठित, वर्साय की संधि के तहत ही गठित उस लीग ऑफ नेशंस की बात भी की थी। लीग ऑफ नेशंस अपनी भूमिका में फेल रहा। जो लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, यूएनओ का पूर्वगामी संगठन है, जो दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के शांति शर्तों को और वर्साय की संधि की शर्तों को लागू करने का जिम्मा दिया गया था। आगे कोई विश्व युद्ध ना हो,
दुनिया में कोई ऐसा भयावह घटनाक्रम ना हो, उसकी जवाबदेही सौंपी गई थी। वो लीग ऑफ नेशंस अपनी भूमिका में पूर्णतः सफल, या कहें कि आंशिक रूप से भी सफल नहीं हो सका। और हमने उसका कारण बताया था कि उसके विचारक, उसकी संकल्पना देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति, ध्यान रखना, अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी संसद से उस प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाए, और अमेरिका ही लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बना। तब शक्ति बन गए ब्रिटेन और फ्रांस। हालांकि हमने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस साम्यवादी क्रांति के तहत 1917 में जर्मनी से समझौता करके अलग हो गया था, तो वहां पिक्चर में रूस नहीं था, वहां पिक्चर में थे ब्रिटेन और फ्रांस। और ब्रिटेन और फ्रांस ने, कहते हैं, निशस्त्रीकरण की जो शर्तें थी लीग ऑफ नेशंस के तहत, वर्साय की संधि के तहत डिसआर्मामेंट की जो शर्तें थी, उनमें भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। उन्होंने जर्मनी का निशस्त्रीकरण तो पूर्ण तरीके से करा दिया, लेकिन विश्व शक्तियों के द्वारा अपने हथियारों को ना तो समाप्त किया गया और ना ही आगे उसमें बढ़ोतरी को रोका गया, जैसा कि उसमें निशस्त्रीकरण की संधि में बोला गया था। तो ये निशस्त्रीकरण के नियमों का भी उल्लंघन किया गया था, और लीग ऑफ नेशंस, जिसका सदुपयोग वर्साय की संधि की शर्तों को लागू कराने में करना था, कोई ऐसी स्थिति ना बने कि देशों के बीच में विवाद हो, उस विवाद को समाप्त करने के लिए किया गया था। लेकिन उस लीग ऑफ नेशंस का, कहते हैं, दुरुपयोग किया गया। इसी से जुड़ती हुई एक दूसरी बात आती है, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत बहुत बड़े स्तर पर निर्णायक माना जाता है, और वो है आपके ब्रिटेन के तुष्टीकरण की नीति। अगर ब्रिटेन ने, फ्रांस ने हिटलर का तुष्टीकरण नहीं किया होता, अपीजमेंट नहीं किया होता, द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं, अगर तुष्टीकरण नहीं किया होता, तुष्टीकरण बोले तो आंखें उसके गलत कामों से आंखों को फेर लिया या उसके गलत कामों को अवॉइड किया। जब हिटलर और मुसोलिनी वर्साय की संधि के परखच्चे उड़ा रहे थे, तब ब्रिटेन और फ्रांस ने, इंग्लैंड और फ्रांस ने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ये हुआ कैसे? आखिर ये कैसे संभव हुआ? तो हमने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस साम्यवादी क्रांति के तहत 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाएगा, और दुनिया को एक नई चीज, साम्यवाद और समाजवाद की संकल्पना का प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिलेगा। ध्यान रखना। और ये हिटलर, नाजीवादी जर्मनी, अपने उदय के साथ ही 1925-30 के बीच जब इसका उदय हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ रहा था। हालांकि वो 1933 में जर्मनी का चांसलर बनेगा। ध्यान रखना, वो हिटलर शुरू से ही, नाजी पार्टी की स्थापना से ही, इस साम्यवाद को अपना धुर विरोधी बता रहा था। उस नाजीवाद और फासीवाद ने खुले रूप में अपना शत्रु घोषित किया था, इस साम्यवादी रूस को। ध्यान रखना, साम्यवादी रूस को इस, कहते हैं, जर्मनी ने और इटली ने अपना सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया था, क्योंकि आपकी फासीवादी विचारधारा, नाजीवादी विचारधारा, जहां एकल व्यक्ति शासन की बात की जाती है, जहां शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है, जिसे तानाशाही, डिक्टेटरशिप कहा जाता है, जिसे इतिहास में अच्छी भाषा में अधिनायकवाद भी कहा जाता है, जहां एकल व्यक्ति प्रमुख हो जाता है, राष्ट्र, देश, संस्था छोटी हो जाती है और व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसे अधिनायकवाद बोला जाता है। ये प्रथम विश्व युद्ध के बहुत नकारात्मक परिणामों में से एक था, जिसकी वास्तविक परिणति आपको हिटलर और मुसोलिनी के रूप में देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, ये अधिनायकवादी राज। और कहते हैं एक तीसरा कारण जो जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, तीसरा कारण, कि जर्मनी,
इटली और दूसरे देशों में जो सरकारें स्थापित की गई थी, खासतौर पर जर्मनी में जो वायमर गणतंत्र की सरकार स्थापित की गई थी, जिस वायमर गणतंत्र के प्रमुख ने इस वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस वायमर गणतंत्र को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने का आरोपी माना जाता था और हिटलर के प्रारंभिक लक्ष्यों में ही था कि इस वायमर गणतंत्र को बर्खास्त करके वो अपनी नाजी पार्टी के शासन की शुरुआत करेगा और उसने ऐसा किया। ध्यान रखना, हिटलर ने जर्मनी की उस मानसिकता को, उस अपमान बोध की भावना को अपने पक्ष में कैस किया, क्योंकि वर्साय की संधि ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरीके से जर्मनी के मानस को आहत किया था। तो ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशंस की असफलता और तुष्टीकरण की नीति उसी से जुड़ी हुई है जब हिटलर और मुसोलिनी ने, अधिनायकवादी हिटलर ने और मुसोलिनी ने इस साम्यवादी रूस को अपना सबसे बड़ा शत्रु बोला, तो पश्चिमी अमेरिका के समर्थक ब्रिटेन और फ्रांस, पश्चिमी पूंजीवादी अमेरिका के समर्थक ब्रिटेन और फ्रांस, हालांकि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस से अलग हो गया था, लेकिन यहाँ प्रमुख थे ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन ये कहीं ना कहीं अमेरिकी मदद पर निर्भर थे और ये पूंजीवाद के समर्थक थे। और प्रथम विश्व युद्ध से ही पूंजीवाद साम्यवाद को अपना प्रबल प्रतिद्वंदी मानता था। इसलिए हमारे चाणक्य साहब जो कहते हैं, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो तुष्टीकरण की नीति में वो शत्रु का शत्रु मित्र उन्हें दिखाई देने लगा। ब्रिटेन और फ्रांस की आंखें इतनी बंद हो गईं कि उन्होंने हिटलर की तानाशाही को, अधिनायकवाद को साम्यवाद के लिए प्रमुख खतरा माना और जब वो वर्साय की संधि को, उसकी शर्तों को तोड़ने लगा, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने उसकी इन हरकतों पर ध्यान नहीं दिया या ध्यान देते हुए भी उसे अवॉइड किया। उसी को कहा जाता है तुष्टीकरण की नीति। हालांकि चर्चिल ने बाद में स्वीकार भी किया है, विंस्टन चर्चिल ने, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलिन, जिन्होंने इस तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दिया था, उन्होंने भी जब जर्मनी के खिलाफ 3 सितंबर को युद्ध की घोषणा की, तो उन्होंने अपने तुष्टीकरण की नीति को कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी ठहराया था। चर्चिल की तो ये बात थी कि उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को इतना बढ़ावा नहीं दिया होता, हिटलर का इतना तुष्टीकरण नहीं किया होता, तो आगे चल के ये विश्व युद्ध की समस्या पैदा ही नहीं होती। तो वर्साय की संधि के साथ साथ लीग ऑफ नेशंस की असफलता के साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण द्वितीय विश्व युद्ध का बनता है तुष्टीकरण की नीति, और वो तुष्टीकरण हो रहा था जर्मनी का और इटली का, जो कर रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस। हालांकि एक समय खास तौर पर ब्रिटेन और इंग्लैंड के द्वारा इसका तुष्टीकरण किया गया, क्योंकि फ्रांस को मालूम था कि अगर जर्मनी शक्तिशाली होगा तो आगे चल के वो सबसे बड़ा खतरा फ्रांस के लिए ही बनेगा। इसलिए फ्रांस कहीं ना कहीं ब्रिटेन से भी इस चीज को लेके नाराज था और उनमें अंतर विरोध भी थे। लेकिन जब उन्हें बड़ा शत्रु साम्यवाद दिख रहा था, और ये साम्यवाद बड़ा शत्रु इसलिए भी हो गया था कि आपके 1929 तक आते आते ये चौथा कारण होगा, अंतिम कारण होगा द्वितीय विश्व युद्ध का, जो आर्थिक कारण भी कहलाएगा, कि यूरोप की बड़ी शक्तियों की अर्थव्यवस्था, जिनमें से ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरे देश प्रमुख थे, उनकी अर्थव्यवस्था ढलान पर थी और अमेरिका के स्टॉक मार्केट, अमेरिका के मार्केट के धराशायी होने पर, शेयर मार्केट के धराशायी होने पर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के डाउन होने पर कहते हैं कि 1929 में दुनिया की अर्थव्यवस्था भी, खास तौर पर पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था भी पतन की ओर चली गई, जिसे दुनिया में 1929 के इकोनॉमिक क्राइसिस या आर्थिक संकट के रूप में जाना जाता है। ये कहीं ना कहीं आर्थिक संकट, 1929 का आर्थिक संकट पूंजीवादी पश्चिमी देशों के लिए एक खतरे की घंटी था
और दूसरी ओर पूर्वी साम्यवादी रूस जो आर्थिक क्षेत्र पर बड़े सफलता के झंडे गाड़ रहा था। तो यहीं से कहते हैं पश्चिमी पूंजीवादी देशों को ये लगने लगा था कि दुनिया में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ शीत युद्ध की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगना स्टार्ट यहाँ से हो चुकी थी। हम बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में कि शीत युद्ध क्या कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना, तुष्टीकरण की नीति के पीछे बहुत बड़ा आर्थिक कारक भी था कि 1929 का आर्थिक संकट साम्यवादी रूस को कहीं सशक्त कर देगा और जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अगर ब्रिटेन फ्रांस की अर्थव्यवस्था खराब होगी तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ की लोकतांत्रिक सरकारें, वहाँ की स्थापित सरकारें अपने आर्थिक संकट को दूर नहीं कर पाई थी और तानाशाही सरकारों को उन पर दोषारोपण करने का मौका मिल गया था और उनकी सरकारों को उखाड़ फेंकने का मौका मिल गया था। ध्यान रखना, तो ये तीसरा और चौथा कारण बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दुनिया में आया आर्थिक संकट। पहले देखी हमने वर्साय की संधि, फिर देखी हमने लीग ऑफ नेशंस, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, लीग ऑफ नेशंस की असफलता, डिसआर्मामेंट, और साथ में देखी तुष्टीकरण की नीति। और तुष्टीकरण में एक पॉइंट हम और बता दें, ये तुष्टीकरण केवल ब्रिटेन, फ्रांस नहीं कर रहे थे, रूस भी कहीं ना कहीं इस तुष्टीकरण में उत्तरदायी है, क्योंकि रूस ने और जर्मनी ने पर्दे के पीछे समझौता कर रखा था कि जर्मनी ने कि हम रूस पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि वो बोलता था कि साम्यवाद उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और एक समय तो इन्होंने पोलैंड को भी अपने बीच में बांट लिया था कि पूर्वी पोलैंड का भाग रूस रख लेगा और पश्चिमी पोलैंड को आपका जर्मनी रख लेगा। और हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड के पोलिस गलियारे से ही की। हालांकि तुष्टीकरण की नीति में चेकोस्लोवाकिया का अधिग्रहण शामिल है, और कहते हैं मॉन्ट्रियल पैक्ट, या कहते हैं आगे चेकोस्लोवाकिया का अधिग्रहण और उसके बाद दूसरी राष्ट्रों को अधिग्रहित करने के कारण तुष्टीकरण की नीति 1939 तक, जब हिटलर ने पोलिस गलियारे पर या उसको छीनने का, पोलैंड के क्षेत्र को छीनने का प्रयास किया 1 सितंबर 1939 को, तो कहते हैं जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर को, तो ब्रिटेन, फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि ध्यान रखना, हिटलर ने मिसगाइड करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए 1941 तक रूस पर आक्रमण नहीं किया। ध्यान रखना, 1941 तक ये युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इटली के बीच में चलेगा, और इस युद्ध में जर्मनी और इटली की जबरदस्त जीत होगी। जर्मनी फ्रांस को पराजित कर देगा, उस पर अधिकार कर लेगा, और जर्मनी ब्रिटेन पर जबरदस्त बमबारी करेगा। ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक अदम्य साहस भरा नेतृत्व करके ब्रिटेन को इस हवाई हमले के बाद भी, कहते हैं, अस्तित्वमान रखा था। ध्यान रखना, विंस्टन चर्चिल का नाम इसीलिए आज विश्व के बड़े नेताओं में लिया जाता है कि विंस्टन चर्चिल ने उस जटिल समय में बहुत ही दुस्साहसिक नेतृत्व करते हुए जर्मनी के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। ध्यान रखना, यहीं पर भारत की एक चीज शामिल होगी कि 1941 में भारत का एक व्यक्ति, कांग्रेस का एक व्यक्ति जो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष रह चुका है, सुभाष चंद्र बोस, वो आखिर जर्मनी के पक्ष में क्यों चला गया? जो राष्ट्र पराजित होने वाला था, जिसे धुरी राष्ट्र कहा जा रहा था, उसके पक्ष में आकर क्यों चला गया? अगर आप 1941 की परिस्थिति में जाएंगे तो आपको लगेगा, 1941 की परिस्थिति में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं धुरी राष्ट्र जीतने वाले थे, या धुरी राष्ट्रों की स्थिति बहुत अच्छी थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस धुरी राष्ट्रों के पास पहले नहीं गए थे, वो सबसे पहले तो रूस के पास गए थे, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के थे। लेकिन जब रूस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया, जबकि सुभाष चंद्र बोस
उसी इंग्लैंड और ब्रिटेन अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग लेने की उम्मीद से रूस गए थे, तब उनके पास जर्मनी के पास जाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। खैर, यहाँ भारतीय राजनीति का भी एक पॉइंट हम बताना जरूरी समझेंगे, तो हमने उसको बता दिया। खैर, परिणामों में हम उसकी और भी चर्चा करेंगे। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध 1941 तक हुआ। अब रूस और अमेरिका कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री करेंगे, ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री करेंगे तो जर्मनी ने अति आत्मविश्वास में, हमने पहले भी कहा था, जब विश्वास बहुत ज्यादा हो जाए, अति हो जाए, उसको अति आत्मविश्वास कहते हैं, उसको घमंड भी कहने लगते हैं। तो जर्मनी ने अति आत्मविश्वास में, कहते हैं, रूस को वादा करने के अलावा भी उस पर हमला कर दिया। यहाँ जर्मनी की सेनाएं रूस को खदेड़ते मॉस्को तक पहुंच गई और लग रहा था कि जर्मनी रूस को पराजित कर देगा। लेकिन कहते हैं, इतिहास में अच्छी चीजों से प्रेरणा ली जाती है तो बुरी चीजों से सबक भी लिया जाता है। और हिटलर ने नेपोलियन की गलती से सबक नहीं लिया, क्योंकि उस नेपोलियन के पतन का कारण भी रूस पर आक्रमण करना बना था। क्योंकि जब हिटलर यहाँ बढ़ते गए रूस पे और रूस की सेना पीछे हटती गई, लेकिन जब मौसम परिवर्तित हुआ, बर्फबारी होने लगी, तो जर्मनी की सेना वापस लौटने लगी और रूस की सेना ने उन पर छापा मार युद्ध करके, गोरिल्ला वार करके उन्हें तहस नहस कर दिया। और कहा जाता है कि रूस के मोर्चे से ही हिटलर की हार की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना, एक मोर्चे पे तो आप फ्रांस से लड़ी रहे हो, ब्रिटेन से लड़ी रहे हो, जबकि आपने दूसरा मोर्चा भी खोल दिया। दोनों तरफ से आप युद्ध कर रहे हो तो आपकी कंसंट्रेशन भटकेगी। हमारे यहाँ भी बोला जाता है कि एक समय में हमें एक लक्ष्य को ही प्राप्त करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कर्मठता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि हमें एक समय में एक ही लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे रहीम दास जी बोल के गए हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो ध्यान रखना, सबको साधने के चक्कर में जर्मनी की पराजय वहां से होना शुरू हो गई थी। हालांकि 1941 तक धुरी राष्ट्र बहुत लीड लिए हुए थे और मित्र राष्ट्रों की स्थिति काफी खराब थी। फ्रांस हार चुका था, फ्रांस पराजित हो चुका था, ब्रिटेन पर बमबारी हो रही थी, उसकी कमर टूट चुकी थी, बहुत अस्त व्यस्त कर दिया था ब्रिटेन को। लेकिन अति आत्मविश्वास में कहते हैं कि जर्मनी ने रूस पर आक्रमण करने की गलती कर दी और इतिहास से सबक नहीं लिया। हमने कहा कि इतिहास बुरी चीजों में सबक देती है और अच्छी चीजों में प्रेरणा देती है। इतिहास केवल रटने रटाने का सब्जेक्ट नहीं है। जिसने, नेपोलियन ही कहता था, जिसने इतिहास पढ़ा है उसके पास विवेक है, उसके पास दूरदर्शिता है, उसके पास कॉमन सेंस है। इतिहास में अच्छी चीजों से प्रेरणा, राम से प्रेरणा और रावण से सबक। ध्यान रखना, इतिहास में अकबर से प्रेरणा और औरंगजेब से सबक। ध्यान रखना, इतिहास में कृष्ण से प्रेरणा लेनी है और कंस से सबक लेना है। इतिहास में ध्यान रखना, आप गांधी से प्रेरणा लेनी है और हिटलर से सबक लेना है। इतिहास में आप बराक ओबामा से तो प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन लादेन से सबक ले सकते हैं। अच्छी चीजों से प्रेरणा और बुरी चीजों से सबक। हमारे कहते भी हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। खैर, ये मुहावरा वहां फिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि अब जर्मनी, इटली और आपके लड़ रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस से, लेकिन रूस का मोर्चा खुल गया और यहां से जर्मनी की स्थिति थोड़ी सी खराब होने लगेगी और एक कांड कर देंगे। कौन? ये जापान भाई, जो शामिल होंगे 1941 में। अब युद्ध समाप्ति पर पहुंच रहा है और एक बहुत जबरदस्त आक्रांता राष्ट्र जो 1919 के बाद सीधा नहीं बैठा था, चीन के मंचूरिया पर उसने अधिकार कर लिया था,
चीन के इसके कोरिया प्रायद्वीप वाले भाग पर जापान ने अधिकार कर लिया था और जापान ने यहाँ से प्रशांत महासागर में स्थित, हम यहाँ देखेंगे उसको, प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे को हवाई हमले से उड़ा दिया। उसका नाम था पर्ल हार्बर। उस पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक अड्डे को इस जापान ने अपने हवाई हमले से उड़ा दिया। तो विश्व की शक्ति अमेरिका, जो अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं थी, वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगी। 1941 से रूस अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुए और 1941 से धुरी राष्ट्रों के साथ आ जाता है जापान। लेकिन अमेरिका और रूस की एंट्री के साथ ही पड़ला जो झुक रहा था धुरी राष्ट्रों की तरफ, वो धीरे धीरे झुकने लगता है आपके मित्र राष्ट्रों की तरफ। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाई थी और यहाँ भी निर्णायक भूमिका निभाएगा कौन? आपका अमेरिका। ध्यान रखना। और कहते हैं कि 1943-44 तक आपके जर्मनी के पतन का कारण तो हमने बता ही दिया कि जर्मनी यहाँ रूस से भी लड़ रहा है, ब्रिटेन फ्रांस से भी लड़ रहा है, और कहते हैं जर्मनी के पतन की शुरुआत वहाँ से हो जाएगी, इटली का भी पतन वहाँ से होने लगेगा, क्योंकि इन मोर्चों पर भी अमेरिका लड़ेगा और जापान के मोर्चे पर भी अमेरिका लड़ेगा। लेकिन जापान पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के उपनिवेशों को जीत लेगा। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के सारे उपनिवेशों को जापान के द्वारा बहुत तेज गति से जीत लिया जाएगा। ब्रिटेन की बहुत बड़ी नौसैनिक ताकत सिंगापुर पर भी अधिकार कर लेगा कौन? जापान। यही जापान जब दक्षिण पूर्व एशिया के सारे ब्रिटिश उपनिवेशों को लगभग जीत लेता है, तो वहां ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिकों के द्वारा ही आजाद हिंद फौज की पृष्ठभूमि का निर्माण होता है, जहां हमने नाम लिया था सुभाष चंद्र बोस का। हालांकि कैप्टन मोहन सिंह रासबिहारी बोस का नाम भी उसमें लिया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे भारत से स्थल मार्ग से जर्मनी तक पहुंचने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आजाद हिंद फौज का गठन करेंगे, जो गए थे स्थल मार्ग से लेकिन पनडुब्बी के माध्यम से जर्मनी से होते हुए आएंगे जापान की पनडुब्बी से दक्षिण पूर्व एशिया में, और वहां करेंगे वो आजाद हिंद फौज का, कहते हैं आजाद हिंद फौज का गठन वो करेंगे। और यही आजाद हिंद फौज जहां फिर से आ जाएगा शत्रु का शत्रु मित्र होता है। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश गुलामी से भारत को आजाद कराना चाहते थे और उन्हें तत्कालीन जर्मनी में, जापान में अपना मित्र दिखाई दिया, क्योंकि जापान और जर्मनी भी ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे। ये बात अलग है कि जापान के हारने के साथ ही उस आजाद हिंद फौज को भी सरेंडर करना पड़ा। खैर, ये भारतीय इतिहास की बात है, लेकिन भारतीय इतिहास भी द्वितीय विश्व युद्ध से अधूरा नहीं है और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका भारतीय आज़ादी के या स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन का कमजोर होना और भारत को सत्ता का हस्तांतरण करना बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खैर, हम यहाँ बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की, क्योंकि हमें उसके परिणामों की भी बात करनी है और संक्षिप्त में ये घटनाक्रम खत्म करना है। कहते हैं वैसे तो विश्व युद्ध बहुत बड़ा टॉपिक है, यूपीएससी के हिसाब से बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें यहाँ संक्षिप्त समय में इस बात को समझाना है और सारे पहलुओं को समेटते हुए चलना है। एक प्रयास हम कर रहे हैं, अब वो सार्थक है या कैसा है वो आप ही डिसाइड करेंगे, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर सदुपयोग करें, क्योंकि हम अपना भरपूर एफर्ट किसी भी टॉपिक को समझाने में दे रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं हम कि कैसे ब्रिटेन फ्रांस जो हार रहे थे वो
अमेरिका और रूस के युद्ध में शामिल होने से धुरी राष्ट्रों पर हावी हो जाते हैं और इटली के मुसोलिनी के परास्त होने पर कहते हैं 1945 तक हिटलर जो सारे मोर्चों पर युद्ध हारने लगता है, वह अपने कहते हैं वह अपने चैम्बर में वह अपनी एक जगह पर आत्महत्या कर लेता है। उसके आत्महत्या की खबर पहुंचती है, ध्यान रखना, लेकिन जापान जापान जो बहुत आक्रामक तरीके से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ था और एशियाई एकता के नाम पर उपनिवेशों को आज़ाद कराने के नाम पर उनको अपने साथ लेकर ब्रिटेन के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, इंडोनेशिया में डच उपनिवेशों के खिलाफ काम कर रहा था, जिसे वहाँ की जनता के द्वारा स्वीकृति भी मिली हुई थी। हालांकि जापान का चरित्र भी कहीं क्रूर तानाशाही से कम नहीं था। ये आज़ाद हिंद फौज के लोगों को बाद में समझ आ गया था कि ये भी किसी से कम नहीं है। ध्यान रखना, ये भी किसी से कम नहीं है, वो भी क्रूर राष्ट्र किसी से कम नहीं था और वह सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। ध्यान रखना, लेकिन जब अमेरिका निर्णायक स्थिति में पहुंचा और जापान सरेंडर नहीं कर रहा है, आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, तो अमेरिका अपने पर्ल हार्बर का बदला लेता है और दुनिया की एकमात्र शक्ति के रूप में अपनी घोषणा परमाणु विस्फोटों के माध्यम से करता है और दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज यहाँ आती है, परमाणु विस्फोट। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को प्रथम विश्व युद्ध से कई गुना भयावह बनाने वाली अगर कोई घटना है तो वो घटना है हिरोशिमा और नागासाकी की घटना। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाते हैं और 14 अगस्त 1945 को ही जापान भी युद्ध में आत्मसमर्पण कर देता है और उसके साथ भारत का सहयोगी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो भारत के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने भारत की तरफ से सैन्य विकल्प, अगर भारतीय नेताओं में किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी सैनिक विकल्प प्रस्तुत किया गया था तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। खैर, उनके जीवन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि यहीं से वो आजाद हिंद फौज जो कोहिमा पहुंच चुकी थी, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर भारतीय तिरंगा फहरा चुकी थी, उसको भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहां से जापान पराजित होता है और मित्र राष्ट्रों के द्वारा प्रयास जो शांति के क्षेत्र में पहले से ही अटलांटिक चार्टर के रूप में 1941-42 से ही शुरू कर दिए गए थे, उनको अमली जामा पहनाया जाता है और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना होती है, यूएनओ की स्थापना होती है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों में से एक था। हालांकि जो लीग ऑफ नेशंस की कहते हैं बाद वाली संस्था है, लीग ऑफ नेशंस जिसकी पूर्ववर्ती संस्था है लेकिन जो असफल हो गई थी, उसके व्यवहारिक और व्यापक रूप में आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। यहीं से हम द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की बात करने लगते हैं। अभी तक चल रहा था प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम, उनके पक्ष और सारी चीजें, लेकिन अब आ जाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम आपको एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में दिखाई देगा, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएनओ कहा जाता है। और कहते हैं इन मित्र राष्ट्रों के रूप में आप उनके 5 सदस्यों में से 4 सदस्यों को आज भी देखेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, यूएनओ की स्थापना, उसकी पहल विजेता मित्र राष्ट्रों के द्वारा की गई और जर्मनी जो कहते हैं धुरी राष्ट्रों का प्रमुख था, जापान जो प्रमुख था, इटली जो प्रमुख थे, आज उन्हें यूएनओ में स्थायी सदस्यों में स्थान क्यों नहीं दिया गया। जबकि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि यूरोप की बहुत सशक्त और एक बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है जर्मनी, लेकिन वो कहते हैं उस चीज का हास भोग रहा है, उस चीज का कहते हैं कष्ट भोग रहा है कि उसने दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण विपक्षी की भूमिका निभाई थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ का बनना प्रथम विश्व युद्ध के बहुत महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। हाँ, ध्यान रखना, यहाँ हम अगर लीग ऑफ नेशंस की बात करें कि वो असफल हुआ और वो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रोक सका, लेकिन आज यूएनओ अगर बात की जाए समीक्षा की तो बहुत हद तक तो सफल है कि किसी तीसरे विश्व युद्ध का आगाज नहीं हुआ, लेकिन अगर बारीक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ हद तक या कुछ बहुत हद तक वो असफल भी है, क्योंकि भले तीसरे विश्व युद्ध जैसी कोई घटना नहीं हुई हो, लेकिन देशों के बीच में संघार को वह रोक नहीं सका। ध्यान रखना, आज का रूस यूक्रेन क्राइसिस जो काफी समय से चल रहा है, इजराइल फलस्तीन क्राइसिस जो कभी कभी लगता है कि विश्व युद्ध करा देगा, इंडो पाक क्राइसिस, भारत पाकिस्तान का क्राइसिस, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का क्राइसिस, जब हम ये देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध की याद आ जाती है। इस टॉपिक पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, लेकिन यूएनओ की समीक्षा आज वाकई की जानी चाहिए। जब हम लीग ऑफ नेशंस को असफल कह देते हैं तो यूएनओ को भी हमें एक समीक्षात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। हालांकि यूएनओ का बनना प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों में से एक था, और अगर दुनिया के